पक्का करो। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3, इसके अंतर्गत उपनिवेशवाद और देहात विषय या अध्याय 9 है और इसका उपभाग 2.3 बुकानन के विवरण। चूँकि भारतीय इतिहास के लेखन में हमने विभिन्न स्रोतों का सहारा लिया है, विभिन्न प्रकार से जानकारियाँ हासिल की हैं, तो आज हम भारतीय इतिहास का लेखन करने में बुकानन के विवरण से क्या क्या हमको प्राप्त हुआ है, हमारे इतिहास को प्राप्त हुआ है, हम उस पर आज प्रकाश डालेंगे। तो हम बुकानन के विवरण को अपनी जानकारी का आधार मान रहे हैं। हमें जो इतिहास में जानकारी प्राप्त हुई है उसके लिए हम बुकानन के विवरण को इसका आधार मानते हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट को पढ़ते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। उसकी जब हम रिपोर्ट पढ़ेंगे तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए, जानकारी हमें हासिल हो रही है बुकानन के विवरण से, लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। वो जो भी लिखेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में लिखेगा, वो तटस्थ होकर के लेखन नहीं कर पाएगा। उसकी यात्राएं केवल भूदृश्यों के प्यार और अज्ञात की खोज से ही प्रेरित नहीं थी। उसकी जो यात्राएं थी केवल भूदृश्यों के प्यार अर्थात भूमि पर जो स्थित दृश्य थे उनके प्रेम से और अज्ञात की खोज, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अज्ञात की खोज में ही तो रहते हैं, हमारा मन जिज्ञासु होता है, अज्ञात वस्तुएं या अज्ञात बातों की खोज में हम अपने जीवन पर्यंत लगे रहते हैं। तो हमको क्या है, उसकी यात्राएं केवल भूदृश्यों के प्यार और अज्ञात की खोज से ही प्रेरित नहीं थी, वह नक्शा नवीसों, नक्शा नवीस किसको कहते हैं, नक्शा नवीस, वह नक्शा नवीसों, नक्शा नवीस कहते हैं जो नक्शा बनाने वाले होते हैं, जो मानचित्र बनाते हैं उनको नक्शा नवीस कहा जाता है। वो नक्शा नवीसों सर्वेक्षकों, सर्वेक्षक वो सर्वेयर होते हैं, भूमि को मापते हैं, भूमि के बारे में जानकारी लेते हैं, ये उपजाऊ है, अनुपजाऊ है, ढालू है, सब चीज़ें सर्वेक्षकों। इसके बाद पालकी उठाने वालों, पालकी उठाने वाले कौन होते हैं, उस समय यात्रा का एक साधन था पालकी, तो पालकी उठाने वाले या बालों, इनको कहार कहा जाता था। पालकी उठाने वालों को कहार कहा जाता था। तो पालकी उठाने वाले कुलियों आदि के बड़े दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था। मतलब जब वो यात्रा करता था तो उसके साथ कौन कौन हुआ करते थे, नक्शा नवीस, सर्वेक्षक, इसके साथ साथ पालकी उठाने वाले और कुली, कुली उनको कहते जो उसका सामान लेकर के चलते थे, जरूरत का सामान। उसकी यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी। जो भी उसके साथ सैनिक चलते थे, कर्मचारी चलते थे, पालकी वाले चलते थे, नक्शा नवीस चलते थे, उसके लिए राशन पानी इनकी व्यवस्था करने वाले जो हुआ करते थे, वो सारा खर्च उसका ईस्ट इंडिया कंपनी उठाया करती थी। उसे उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुकानन प्रत्याशित रूप से इकट्ठी करता था। यानी इस कंपनी इसलिए खर्चा करती थी क्योंकि उसको उनकी सूचनाओं की आवश्यकता थी। जो बुकानन इकट्ठी करता था उन सूचनाओं की आवश्यकता थी कंपनी को, इसलिए कंपनी बुकानन की यात्राओं का खर्च उठाया करती थी। बुकानन को यह साफ साफ हिदायत दी जाती थी। कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी बुकानन को हिदायत देते थे, चूँकि वो कंपनी का कर्मचारी था इसलिए उसको हिदायतें दी जाती थी कि उसे क्या देखना, खोजना और लिखना है। वह जब भी अपने लोगों की फौज के साथ किसी गांव में आता, मतलब जब वो बुकानन किसी गांव में अपने कर्मचारी साथियों की फौज के साथ आता तो उसे तत्काल सरकार के एक एजेंट के रूप में ही देखा जाता था। जब भी बुकानन किसी गांव में पहुंचता था अपनी फौज के साथ, अपने दलबल के साथ, नक्शा नवीसों के साथ, सर्वेक्षकों के साथ, पालकी उठाने वाले कुलियों के साथ जब वो गांव में पहुंचता था तो उसको किस नज़रिए से देखा जाता था कि ये केवल और केवल सरकार का एजेंट है, कंपनी का एजेंट है। जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया, कंपनी ने क्या किया, अपनी शक्ति को मजबूत बना लिया। कंपनी की शक्ति मजबूत तो हो ही रही थी वहाँ बंगाल में, धीरे धीरे टैक्स का दायरा बढ़ रहा था, राजस्व उसको ज़्यादा प्राप्त हो रहा था, वन काटे जा रहे थे, उन पर खेती का कृषि का क्षेत्र विस्तारित हो रहा था, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको लगान भी प्राप्त हो रहा था। तो कंपनी ने अपनी मजबूत स्थिति को क्या
शक्ति को सुदृढ़ बना लिया और अपने व्यवसाय का विकास कर लिया, तो वह उन प्राकृतिक संसाधनों की खोज में जुट गई। किस में जुट गई? प्राकृतिक संसाधनों की खोज में जुट गई, जिन पर कब्जा करके उनका मनचाहा उपयोग कर सकती थी। जिन पर कब्जा करके मतलब वो सोचने लगी अपनी शक्ति को मजबूत तो बना ही लिया, अब वो प्राकृतिक संसाधनों की खोज करने लगी, यानी नेचुरल रिसोर्सेस हमारे पास कितने हैं भारत में, उन पर हम कब्जा और कर लें, जिससे कि हम और अधिक शक्तिशाली बन जाएं। अपने परिदृश्यों तथा राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया। बुकानन ने अपने परिदृश्यों, परि मीन्स चारों ओर, दृश्य माने दृश्य, जहां भी वो जाता था वहां के दृश्यों को वो तस्वीरें बनवाता था, नक्शे बनवाता था, सर्वेक्षण करता था। तो अपने परिदृश्यों तथा राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण, वो किस चीज का सर्वेक्षण कर रहा था? हमारे आसपास क्या है और राजस्व कहां से प्राप्त हो। राजस्व का मतलब सरकार को लगान या टैक्स कहां से प्राप्त हो, इस चीज का पर वो विशेष गौर कर रहा था। कंपनी इसीलिए उसको भेजती थी, जाइए और वो संभावनाएं तलाशिए जिससे कंपनी की आमदनी बढ़ सके। इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों पर को तलाशो और तलाशने के बाद कंपनी उन पर कब्जा कर ले, जिससे कंपनी की आमदनी बढ़ जाए। और राजस्व कहां कहां से बढ़ाया जा सकता है, इस बात पर भी वो जोर दिया करता था। खोज यात्राएं उसी ने आयोजित की थी और जानकारी इकट्ठी करने के लिए अपने भूविज्ञानियों, भूगोलवेत्ताओं, वनस्पति विज्ञानियों और चिकित्सकों को भेजा। यानी कंपनी ने क्या किया, या बुकानन भी जिसमें साथ था, तो उसने सबसे पहले क्या किया, वो जो सर्वेक्षण के लिए जाता था, सर्वेक्षण जहां करता था आसपास के क्षेत्रों में, तो उसने क्या किया, इन जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए अपने भूविज्ञानियों, कौन सी जानकारी इकट्ठी करनी थी उसको? राजस्व प्राप्ति के स्रोतों की जानकारी और प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी के लिए उसने क्या किया, भूविज्ञानियों और भूगोलवेत्ताओं और भूगोलवेत्ताओं, भूगोलवेत्ता मतलब भूगोल के जो ज्ञाता थे उनको, और भूवैज्ञानिकों को। इसके बाद वनस्पति विज्ञानियों को, किसको? वनस्पति विज्ञानियों। और चिकित्सकों को भेजा। निसंदेह असाधारण प्रेक्षण शक्ति का धनी बुकानन, बुकानन किसका था? असाधारण प्रेक्षण शक्ति का धनी, प्रेक्षण शक्ति का धनी। किसी भी चीज को अच्छी तरह से समायोजित, संयोजित, व्यवस्थित करके प्रस्तुत करने की इसके अंदर शक्ति थी। प्रत्येक उस चीज तक पहुंच जाता था जिसकी उसे आवश्यकता थी। ऐसे व्यक्ति को प्रेक्षण शक्तियों का धनी कहा जाता है। तो निसंदेह वह असाधारण प्रेक्षण शक्ति का धनी बुकानन ऐसा ही एक व्यक्ति था। बुकानन जहां कहीं भी गया वहां उसने पत्थरों तथा चट्टानों और वहां की भूमि के भिन्न भिन्न स्तरों तथा परतों को ध्यानपूर्वक देखा। वो जहां जहां जाता था उसके साथ भूगोलवेत्ता हुआ करते थे, भूवैज्ञानिक होते थे, वनस्पति शास्त्री होते थे, स्वयं में वो विद्वान था ही। वो जहां जहां भी गया वहां जाकर के उसने क्या किया, पत्थरों का, चट्टानों का, जो पत्थर थे, जो चट्टानें थीं, वहाँ की भूमि के भिन्न भिन्न स्तरों, जमीन खोदता था, जमीन के अंदर देखता था क्या परतें हैं वो जमीन की, ऊपर की परत में क्या है, नीचे की में क्या है, सब चीज़ों का अध्ययन किया उसने, ध्यानपूर्वक देखा। उसने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों तथा खनिजों की खोज की कोशिश की।
मतलब उसने इस बात की भी कोशिश की जो वाणिज्यिक दृष्टि से, वाणिज्यिक का मतलब व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पत्थर हुआ करते थे, उनको देखा, जो मूल्यवान पत्थर थे उनको खोज करने की भी कोशिश की। जो कीमती पत्थर हैं इनसे कितना धन कमाया जा सकता है, इसलिए वो कीमती पत्थरों को भी खोजने का प्रयास करता था। चूंकि आप इस बात को ना भूलें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुकानन को इसीलिए यात्रा पर भेजा था कि वो नए नए राजस्व के स्रोतों की खोज करे, चाहे वो राजस्व पत्थर से प्राप्त हो, चाहे वो राजस्व खनिज से प्राप्त हो, चाहे वो पर्वतों से प्राप्त हो, वन संपदा से प्राप्त हो, नदियों से प्राप्त हो, या फिर कृषि क्षेत्र से प्राप्त हो। लेकिन उस कंपनी का एक ही उद्देश्य था, अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्तियां हो सके। तो उसने मूल्यवान पत्थरों तथा खनिजों को खोजने की कोशिश की। उसने लौह खनिज और अब्रक, लौह खनिज होता है, अब्रक, ग्रेनाइट, साल्ट पीटर से संबंधित सभी स्थानों का पता लगाया। मतलब ये खनिज पदार्थ होते हैं जो मूल्यवान होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं, इनकी उसने खोज करने का प्रयास किया और इनका पता भी लगाया। उसने सावधानी पूर्वक नमक बनाने और कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धतियों का भी निरीक्षण किया। जो हमारे यहाँ के स्थानीय लोग होते थे, खनिज अयस्क निकाल करके लोहा बनाने का प्रयास करते थे या लोहा बनाते थे, अवैज्ञानिक तरीके से बल्कि परंपरागत तरीके से बनाते थे। तो उन विधियों का भी उसने अच्छे से अवलोकन किया। नमक बनाने, नमक कैसे बनाया जाता है, इसका भी उसने अच्छी तरह से अवलोकन किया। जब बुकानन किसी भूदृश्य के बारे में लिखता था तो वह अक्सर इतना ही नहीं लिखता था कि उसने क्या देखा है और भूदृश्य कैसा था, बल्कि वह यह भी लिखता था कि उसमें फेरबदल करके उसे अधिक उत्पादक कैसे बनाया जा सकता। मतलब उसने केवल यही नहीं लिखा कि हमने कौन कौन सी चीज़ों को देखा, क्या हमें मिला, बल्कि वो ये भी लिखता था कि इस चीज़ का हम फेरबदल करके कैसे अधिक से अधिक इसको उपयोगी बनाया जा सके। जैसे उसने ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके क्या देखा, लौह यानी कि लोहा बनाने की जो परंपरागत पद्धति है वो क्या है, नमक बनाने की परंपरागत पद्धति वो क्या है, इन चीज़ों को देखा और देखने के बाद उसने फेरबदल करके लिखा कि इनको और अधिक उत्पादक कैसे बनाया जा सकता है। पहले तो उसने देखा यहाँ की परंपरागत विधि, फिर और अधिक इसको उत्पादक कैसे बनाया जा सकता, इसके ऊपर भी उसने लिखा है। वहाँ कौन सी फसलें बोई जा सकती हैं, इन संभावनाओं को भी उसने तलाशा। भूमि की विभिन्न परतों का अध्ययन करके उसने ये भी देखा, इस बात की भी संभावना है व्यक्ति कि अभी यहाँ पर ये फसलें होती हैं और अब यहाँ कौन सी फसलें और की जा सकती हैं, किन किन फसलों की संभावनाएं और हैं, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं और कौन से उगाए जा सकते हैं। और हमें यह भी याद रखना होगा कि उसकी सूक्ष्म दृष्टि और प्राथमिकताएं स्थानीय निवासियों से भिन्न होती थी। बुकानन का एक अच्छा अद्भुत दृष्टिकोण यहाँ भी हमें याद रखना है कि उसकी जो बारीक नज़र होती थी, सूक्ष्म दृष्टि होती थी, वो स्थानीय निवासियों से हटकर होती थी। अगर स्थानीय निवासी वहाँ के कहते थे कि हम इस चीज़ों से इन कार्यों से धन कमा सकते, तो उसकी नज़र और दूसरी तरफ सोचने लग जाती थी कि ये तो तुम्हें पता है, हम और नए तरीके तलाशें जिससे और अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके। और हमें यह भी याद रखना होगा कि उसकी सूक्ष्म दृष्टि और प्राथमिकताएं स्थानीय निवासियों से भिन्न होती थी। क्या आवश्यक है, इस बारे में उसका आकलन कंपनी के वाणिज्यिक सरकारों से और प्रगति के संबंध में आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से निर्धारित होता था। वह अनिवार्य रूप से वनस्पतियों की जीवन शैली का आलोचक था। जो लोग वनस्पतियों पर निर्भर थे या वनस्पतियों की जो जीवन शैली थी उसका वो आलोचक था। और वह महसूस करता था कि वनों को कृषि भूमि में बदलना ही होगा। वो वनस्पतियों का नहीं बल्कि कृषि भूमि का समर्थक था। चूँकि वनस्पति या वानस्पतिक जीवन का आलोचक इसलिए था वो, क्योंकि वनस्पति के होने से कृषि नहीं हो पाती थी, इसलिए वनों को काटकर कृषि अगर की जाए तो इसका वो समर्थक था, जिससे कंपनी को अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके। इसी पाठ का स्रोत 5 है, इसका नाम है वनों की कटाई और स्थायी कृषि के बारे में। चूँकि बुकानन ने यात्रा की थी और इस यात्रा के दौरान उसने वनों की कटाई और बटाई के बारे में या स्थायी कृषि के बारे में क्या क्या लिखा है, क्या उसके विवरण प्राप्त हुए हैं, हम इस बात पर चर्चा करेंगे।
तो निचली राजमहल की पहाड़ियों में एक गांव से गुजरते हुए, चूंकि हमें पता है हम बात कर रहे हैं इस समय बंगाल की जो स्थान है राजमहल और वहाँ की पहाड़ियों की, उसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। पहले पहाड़िया लोगों की बात की, फिर संथालों की बात की, और बुकानन ने पहाड़ियों के पार यात्राएं की। तो पहाड़ियों में एक गांव से गुजरते हुए बुकानन ने लिखा, इस प्रदेश का दृश्य बहुत ही बढ़िया है। वो क्या लिख रहा है? इस प्रदेश का दृश्य बहुत ही बढ़िया है। जहां से वो गुजर रहा है तो लिखता है इस प्रदेश का दृश्य बहुत बढ़िया है। और आगे वो क्या लिखता है इसके बारे में? यहाँ की खेती विशेष रूप से घुमावदार सकरी घाटियों में धान की फसल बिखरे हुए पेड़ों के साथ साफ की गई जमीन और चट्टानी पहाड़ियों सभी अपने आप में पूर्ण हैं। कमी है तो बस इस क्षेत्र में कुछ प्रगति की और विस्तृत तथा उन्नत खेती की, जिनके लिए यह प्रदेश अत्यंत संवेदनशील है। मतलब वो क्या कहता है, यहाँ की खेत में भूदृश्य बहुत बढ़िया है, जमीन के जो दृश्य दिखते हैं प्राकृतिक दृश्य हैं बहुत सुंदर हैं, और यहाँ की खेती विशेष रूप से घुमावदार सकरी घाटियों में, सकरी घाटियाँ हैं पर्वतों के नीचे घुमावदार हैं, उन घाटियों में धान की फसल बिखेरे हुए, यानी उन घाटियों में कौन सी फसल होती है? धान की फसल बिखेरे हुए पेड़ों के साथ की गई जमीन और चट्टानों की पहाड़ी, यानी वहाँ पेड़ भी हैं, कुछ पर्वत भी हैं, कुछ चट्टान हैं, इनके साथ वहाँ धान की खेती खड़ी हुई है। साफ की गई जमीन और चट्टानी पहाड़ियाँ सभी अपने आप में पूर्ण हैं। जिस जमीन को साफ कर लिया गया था खेती करने के लिए, वो और चट्टानी पहाड़ियाँ सभी आप में अपने आप में पूर्ण हैं। कमी है तो बस इस क्षेत्र में कुछ प्रगति की और विस्तृत तथा उन्नत खेती की, जिनके लिए यह प्रदेश अत्यंत संवेदनशील है। यहाँ लकड़ी की जगह टसर और लाख के लिए आवश्यकता अनुसार बड़े बड़े बागान लगाए जा सकते। वो यहाँ देखिए दो बातें आती हैं। लकड़ी, बुकानन लिखता है कि यहाँ लकड़ी की जगह है। देखिए बुकानन के दिमाग में क्या चल रहा है कि हमें किस प्रकार से अधिक राजस्व प्राप्त करना है। तो वो क्या कहता है, लकड़ी की जगह क्या करना है? टसर। टसर क्या होता है? टसर एक प्रकार का रेशम होता है, रेशम। तो वो क्या कह रहा है, लकड़ी की जगह यदि रेशम की खेती की जाए तो बहुत अच्छा होगा। रेशम जंगल में एक कीड़े के द्वारा बनाया जाता है, जिससे अच्छे प्रकार के अच्छी क्वालिटी के वस्त्र बुने जाते हैं। इसका धागा बहुत मजबूत होता है, चमकीला होता है, अच्छा धागा होता है, ये रेशम होती है। तो वो क्या लिखता है यहाँ, चूंकि हम कह चुके हैं बुकानन ने स्थानीय लोगों के विपरीत सोचा है और नई नई संभावनाओं के बारे में भी उसने सोचा है। तो उसने देखा कि यहाँ लकड़ी की जगह किसकी खेती की जा सकती है? टसर। और लाख के लिए आवश्यकता अनुसार बड़े बागान लगाए जा सकते हैं। लाख के लिए बड़े बागान लगाए जा सकते हैं। देखिए लाख भी इसी प्रकार से प्राप्त होता है। लाख जो होता है एक कीड़े की राल होती है जो कि मुंह से निकलती है उसकी, और उससे उस चिपचिपे पदार्थ से जाकर के लाख बनती है। जो अत्यंत ज्वलनशील कड़क प्रवृत्ति की होती है। हमारे यहाँ इसके बहुत सारे वस्तुएं बनाई जाती है, बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं, जिनमें लाख की चूड़ियाँ बहुत फेमस हैं। महाभारत काल में इसी लाख से लाक्षा ग्रह बनाया गया था कौरवों के द्वारा पांडवों को नष्ट करने के लिए, कि एक लाक्षा ग्रह भी इसी प्रकार से बनाया गया था। तो एक लाख पदार्थ है, और इसके बारे में बुकानन ने लिखा है कि यहाँ पर लकड़ी की जगह है इन प्लेस ऑफ वुडन। तो क्या करना है? टसर और लाख के बागानों की खेती की जा सकती है, जिससे कंपनी को अधिक से अधिक लगान प्राप्त हो सके। आगे वो लिखता है, बाकी के जंगल के लिए बुकानन ने लिखा है कि बाकी के जंगल को साफ करके वहाँ एक नया प्रयोजन, नए उद्देश्य के लिए वहाँ पनई, ताड़ और महुआ के पेड़ लगाए जा सकते हैं। ये 3 वृक्षों के बारे में बुकानन ने और लिखा है, और वो क्या कहता है
वहां पनई, पनई मतलब पान का जो पत्ता होता है उसके लिए पान का पत्ता। ताड़, ताड़ एक प्रकार से नारियल की तरह वृक्ष होता है, बहुत लंबा होता है, लेकिन इससे जो तरल पदार्थ प्राप्त होता है ये नशीला होता है। पहले शराब नहीं हुआ करती थी तो लोग ताड़ के रस को पी लेते थे और उनको नशा हो जाता था, उसको ताड़ी बोला जाता था। तो बुकानन ने ताड़ के वृक्ष में के बारे में और पनई के वृक्ष के बारे में और महुआ, महुआ का जो वृक्ष होता है इसके बारे में भी उसने बताया है। चूंकि ताड़ और महुआ दोनों के वृक्ष नशीले वृक्षों या मादक द्रव्य देते हैं, इसलिए उसने मादकता की ओर भी उस प्रयास किया है कि जाकर के कुछ नशा भी समाज में फैल जाए। तो इनसे भी उसे राजस्व प्राप्त होने वाला था। बुकानन ने अपने विवरण में इन सब चीज़ों का प्रमुखता से उल्लेख किया है। आज इसके बाद हमारा अगला टॉपिक प्रारंभ होगा, देहात में विद्रोह और दक्कन। मतलब हम अब पूर्वी भारत से निकल करके दक्कन की तरफ बढ़ेंगे, देहात की तरफ बढ़ेंगे। कल के वीडियो में ये सारी चीज़ों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। नमस्कार।